हाँ, तो रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट बायोलॉजी मैराथन, जिसके अंदर हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनसे बच्चे आमतौर पर डरते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कवर क्या करना है। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, एसटीडीज के बारे में, और वो कौन कौन से गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स है जो कि अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। दूसरा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मेंडल्स लॉ, रेशियोज, सेक्स लिंक ट्रेट्स, ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम डीएनए के बारे में समझेंगे, रेप्लिकेशन के बारे में समझेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। बेसिकली सेंट्रल डोग्मा बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किल होता है रिवाइज करने में और याद रखने में, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। फिर हमारा टॉपिक आएगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम थ्योरीज को समझेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज अभी तक दी गई है इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए, ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कौन कौन से एविडेंसेस दिए उन्होंने। उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, पीसीआर रिएक्शन के बारे में समझेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी होती है, और जीन थेरेपी के बारे में समझेंगे। ओके, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका वेटेज काफी ज्यादा है आपके एग्जाम में। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला आपका चैप्टर जो हमने लिया है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने दी। क्या बताया उन्होंने कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब सिर्फ डिजीज का ना होना आपको फिट साबित नहीं करता है। इसका मतलब ये है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आप सारे ऑस्पेक्ट में, चाहे वो फिजिकल ऑस्पेक्ट्स हो, इमोशनल ऑस्पेक्ट्स हो, या बिहेवियरल या सोशल ऑस्पेक्ट्स हो, इन सब में आपको एक मतलब फिट रहना है, जिसकी वजह से आप क्या कहलाओगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाओगे। और ये जरूरी होता है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी एंड अ की टॉपिक इन बोर्ड एग्जाम। ओके, कि डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या थी, कौन कौन से गवर्नमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट थे, और एनजीओज ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको जरूर ध्यान रखनी है, केस बेस्ड में आ सकता है ये। अब यहाँ क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स, जरूरी क्यों है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने हालांकि देखी, पहले भी देखा हमने कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, मतलब आपको फिजिकली तो ठीक होना ही पड़ेगा, साथ साथ फिजिकली ठीक होने का मतलब नहीं कि आप बॉडी बना लो तो आप फिट कहलाओगे। इसके साथ साथ आपको इमोशनली भी फिट होना है, मतलब आप डिप्रेशन में नहीं होने चाहिए, या फिर किसी से इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होनी चाहिए कि आप उसके हर एक एक्शंस आपको अफेक्ट करे। ओके, तीसरा है बिहेवियरली, आपका जो बिहेवियर है अपनी सोसाइटी के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हो और अपने बगल वाले से लड़ रहे हो। ओके, तो बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ सोशली भी आपका सामाजिक जो रिलेशन है, ओके, मतलब सोशल रिलेशन जो है वो भी सबके साथ बेहतर होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्शन के सारे जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उसमें आप वेल बींग हो, इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ओके, व्हाई इट इज थॉट रिड्यूस टीनेज प्रेगनेंसी एंड अनसेफ अबॉर्शंस। तो होता क्या था पहले के जमाने में, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती थी और अबॉर्शन भी हो जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं। दूसरा, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एसटीडीज इंक्लूडिंग एचआईवी और एड्स। एचआईवी और एड्स जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उनसे बचने के लिए अवेयरनेस फैलाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था ये कैसे फैलती है, इस बीमारी में होता क्या है। और जब तक आपको किसी बीमारी के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे या फिर डॉक्टर के पास जाओगे। तीसरा था कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्रू अवेयरनेस। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई और मेडिकल फैसिलिटीज भी बेहतर होने लगी धीरे धीरे। तो हुआ क्या, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण नॉन स्टॉप पॉपुलेशन बढ़ने लगी।
इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला गया। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, मतलब जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करना था, क्योंकि पहले के जमाने में लोग मेल और फीमेल में काफी ज्यादा भेदभाव करते थे, तो इस जेंडर इक्वालिटी को भी मेंटेन करना था। इसलिए हमें रिप्रोडक्टिव जो हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़े। हमें क्या, गवर्नमेंट को लेने पड़े। स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया, ये गवर्नमेंट का की इनिशिएटिव था। ओके, ये भी एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, हम सारे मेथड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। हम फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे इन सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, ताकि लास्ट मिनट्स में आप जल्दी जल्दी से रिवाइज करके और एग्जाम में जा सको। सबसे पहला हमने पढ़ा था नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अंदर देखो, यहां पर जो पहला मेथड दे रखा है उसका नाम नहीं दिया, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नाम क्या होगा इसका। सेफ पीरियड, दैट इज डे 10 टू डे 17 ऑफ साइकिल, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि ये जो पीरियड होता है डे 10 से लेकर डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कौन सा पीरियड कहलाता है? दिस इज फर्टाइल पीरियड। यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। ओके, क्योंकि डे 10 टू 17 डे के बीच अप्रोक्सीमेटली आपने पढ़ा था ना कि ओव्यूलेशन का जो डे होता है दैट इज 14th डे। ओके, तो डे 10 से लेकर डे 17th डे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहां पर पॉसिबल है कि ओव्यूलेशन हो सकता है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज फर्टाइल पीरियड। ओके, आया समझ में? फिर आता है दूसरा हमारा विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। ओके, इसमें क्या करते हैं, जो मेल पार्टनर होता है ये अपने पेनिस को विड्रॉल से पहले ही क्या कर देता है, मतलब इजैक्यूलेशन से पहले ही विड्रॉ कर देता है वजाइना से। तो इस मेथड को क्या बोला गया? विड्रॉल मेथड और कॉइटस इंटरप्टस। और तीसरा मेथड है दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या था? इसमें देखो, ये होता है जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो उसके अगले 6 मंथ तक, मतलब जो बच्चे की डिलीवरी से लेकर 6 मंथ तक, उस टाइम पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाए तो उस टाइम पर चांसेस कम होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो, इसमें भी कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है कि एक तो मदर जो है वो अपने बच्चे को इंटेंसली फीड करवाए। ओके, जो मदर फीडिंग होती है, मिल्क फीडिंग होती है, इंटेंसली फीड करवाने से क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसके कारण ये जो पीरियड होता है अप टू 6 मंथ, आफ्टर पार्चुरेशन अप टू 6 मंथ, तो वहां पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके, आया समझ में? नेचुरल मेथड में 3 मेथड पड़े। एक तो सेफ पीरियड हमारा, इस मेथड को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बताओगे। दूसरा विड्रॉल, जिसे कॉइटस इंटरप्टस बोला। और तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके, आया समझ में? फिर हमने पढ़ा था बैरियर मेथड के बारे में। तो बैरियर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि स्पर्म और ओवम को मीट नहीं होने देना। और किसकी हेल्प से मीट नहीं होने देना? बैरियर्स की हेल्प से। अब ये बैरियर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल कॉन्डम्स की बात करें। कॉन्डम्स क्या होते हैं? ये लेटेक्स से बने हुए एक पतली शीट होती है रबड़ की, जो कि मेल के लिए भी होती है और फीमेल के लिए भी होती है। ओके, जो स्पर्म और ओवम को मीट नहीं होने देते, ओके, मैटिंग नहीं करने देते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ये भी बैरियर मेथड के अंदर आते हैं। और इनसे देखो, बैरियर मेथड का एक बेनिफिट ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हमको बचाते हैं। ओके, तो ऑल्सो प्रिवेंट्स एसटीडीज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा हार्मोनल। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से होते हैं? जैसे आपने पिल्स के बारे में समझा होगा, पहले पढ़ा था पिल्स के बारे में। ओसीपीस बोलते हैं हम उसे शॉर्ट में। ओसीपीस क्या होती है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनके ये बेसिकली क्या करती है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये पूरे हार्मोनल बैलेंस को इम्बैलेंस कर देती है, ठीक है, अल्टर कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो पाता, या फिर जो कैपेसिटी होती है स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करने की, वो कैपेसिटी क्या होती है, नहीं रह पाती। तो और ये हार्मोनल पिल्स जो होती है, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं? बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, और ये क्या करते हैं? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। आया समझ में? तो ये हमारा हार्मोनल मेथड हो गया। इसके बाद आईयूडीज के बारे में पढ़ा था हमने। आईयूडीज क्या होते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या होते हैं?
इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सबसे पहली चीज कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, सबसे पहली चीज तो इसको हम सेल्फ यूज नहीं कर सकते, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए हमें डॉक्टर्स की या एक्सपर्ट नर्सेस की हेल्प लेनी पड़ती है, उनकी मदद से इनको इंसर्ट किया जा सकता है बॉडी के अंदर। ओके, देखो नाम से ही पता चल रहा है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। कहां पर प्लेस होगी? यूट्रस के अंदर प्लेस होगी। ओके, तो सबसे पहला आता है हमारा नॉन हार्मोनल, जिसके अंदर हार्मोन्स नहीं होते हैं, दैट इज कॉपर टी। बेसिकली ये क्या करती है, जब ये यूट्रस के अंदर प्लेस होती है तो ये क्या करेगी, कॉपर आयंस को रिलीज करेगी, और कॉपर आयन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। ओके, याद रहेगा। दूसरा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती है, तो आपको कमेंट में बताना है कौन कौन सी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती है। ओके, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। और तीसरा इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस इनको इंसर्ट करते हैं। ओके, हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत सारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती है, कई सारी आईयूडीज के बारे में पढ़ा हमने। जैसे आपने पढ़ा होगा LNG-20 के बारे में पढ़ा था, LNG-20 मल्टीलोड, मल्टीलोड क्या था, 375, और क्या था, लिपेज लूप था। लेकिन लिपेज लूप नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन का होता है। कॉपर टी होता है, कॉपर टी आईयूडी में ही आता है, कॉपर 7 होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आईयूडीज के सारे एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए। ओके, जो जिससे आपको हेल्प मिले, ताकि आप भूलो ना बाद में। ओके, नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। दिस इज द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसको करवाने का मतलब है कि आप वापस रिवर्स नहीं आ सकते, इसीलिए इसको क्या बोला गया, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें सर्जरी के थ्रू, वासेक्टोमी में क्या करा जाता है, मेल के अंदर होती है। देखो इसमें करा क्या जाता है, ध्यान से सुनना। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है काफी कि वासेक्टोमी में क्या करते हैं। वासेक्टोमी में बेसिकली देखो, वास मींस वास्ट डिफरेंस। किससे को रिलेट करोगे इसे, वास्ट डिफरेंस से। और वास्ट डिफरेंस किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है। तो वास्ट डिफरेंस को जस्ट सपोज कि दिस इज द वास्ट डिफरेंस। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ना बीच में से कट करा, बीच में से कट कर दिया, और फिर टाई कर देते हैं। ओके, यहां से टाई कर दिया, यहां से टाई कर दिया, और यहां पर कहीं टेस्टिस है आपके। ओके, अब इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने क्या करा है, इसको कट करके टाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड दी वासेक्टोमी। इसे क्या बोला जाता है, वासेक्टोमी, और ये मेल के अंदर होता है। दूसरा आता है हमारा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहां होगा, फीमेल में। इसमें भी यही सेम प्रोसेस को अपनाया जाता है। जस्ट सपोज कि दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। क्या है ये, फेलोपियन ट्यूब है, यहां पर ओवरी है। अब क्या करेंगे, इसका जो बीच का हिस्सा होगा फेलोपियन ट्यूब का, इसको कट करेंगे और दोनों तरफ से टाई कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, यहां से ओवम रिलीज तो होगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यूट्रस की तरफ नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम निल हो जाएंगे। इसीलिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है। देखो यहां लिखा है परमानेंट है, और टर्मिनल मेथड्स भी बोले जाते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है ये। ओके, तो यहां पर आया आपको समझ में, ये सारे नेचुरल मेथड्स के बारे में हमने, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में समझा हमने। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड्स, आईयूडीज, और सर्जिकल मेथड्स। ओके, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप डिटेल में भी पढ़ लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको करके आ सके। ओके, नेक्स्ट आता है एसटीडीज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। एसटीडीज, एसटीडीज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सबसे पहले हम समझते हैं एसटीडीज के बारे में। व्हाट इज एसटीडीज? एसटीडीज बेसिकली कहलाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से जो फैलती हैं। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पैथोजन से होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन से हो सकती है। जैसे बैक्टीरियल एसटीडीज भी होती है। कौन कौन सी बैक्टीरियल एसटीडीज होती है, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया। ये ट्रीटेबल होती है क्योंकि बैक्टीरिया से होती है, और किसकी मदद से ट्रीट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक की मदद से। आज तक हमने देखा कि जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होती है वो सारी की सारी ट्रीटेबल होती है, और किसकी मदद से ट्रीटेबल होती है, एंटीबायोटिक की मदद से। ओके, वायरल डिजीज को आप एंटीबायोटिक से नहीं ठीक कर सकते। ओके, दूसरा आता है वायरल डिजीज। तो यहां पर ध्यान रखना आपको, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में। जैसे गोनोरिया बोला है यहां पर, ये डिजीज का नाम है, तो आपको यहां पर पता करना होगा, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है,
कि गोनोरिया कौन से कॉजेटिव एजेंट की वजह से होता है। सिफिलिस, जैसे सिफिलिस होता है हमारा, सिफिलिस होता है आपका ट्रिपनोसोमा नाम के एक पैथोजन होता है जिसकी वजह से सिफिलिस होता है। क्लेमाइडिया, ऐसे ही मतलब जितनी भी डिजीजेस के नाम दे रखे हैं, आपको उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में पता होना चाहिए, किस एजेंट की वजह से वो होता है। जैसे फिर आता है वायरल डिजीज, तो वायरल डिजीज में क्या आ गया, सब मोस्ट जो खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन है जिसको आप बस ट्रीट कर सकते हो, ओके, दैट इज HIV एड्स। अब HIV एड्स, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके। फिर आता है जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, नो कंप्लीट क्योर। ये सारी ही बीमारी, जितनी भी ये बीमारी वायरल डिजीज दे रखी है, ये कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकती, इनको बस ट्रीट किया जा सकता है। एक बार अगर किसी इंसान को ये बीमारियां हो गई तो उसकी मौत निश्चित है, ठीक है, बस उसको उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है विद सपोर्टिव ट्रीटमेंट। जैसे किसी को HIV एड्स हो गया तो उसका मरना तय है, बस ये है कि अगर वो 10 साल में मर जाएगा तो डॉक्टर उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके उसकी लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, 15 साल कर सकते हैं, 18 साल कर सकते हैं, बट मरना तय है, ओके। अब इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, एक प्रिवेंशन ही एकमात्र क्या है, ऑप्शन है, ठीक है। जैसे सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती है उनको सेफ रखा जाए, कॉन्डम्स का यूज करा जाए, अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाई जाए अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू, अर्ली स्क्रीनिंग हो, अगर किसी को शक हो रहा है कि मेरे को ये डिजीज हो सकती है तो वो जल्दी जाकर डॉक्टर के पास जाए और डायग्नोस करवाए। इसके बाद कुछ गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स थे जो कि एग्जाम के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहला RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने, ये 1997 में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करा था वो इंडिया थी। और कब करा गया था ये, 1951 में। ये MCQ की फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, ओके। फिर आता है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है और वर्किंग होती है उनको मैटरनिटी लीव दी गई, और भी कई सारे ऐसे पर्क्स दिए गए जिससे कि इन चीजों में अवेयरनेस फैली। और पॉक्सो एक्ट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, पॉक्सो एक्ट को लाया गया हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, एक लॉ बनाया गया जो कि महिलाओं के साथ होने वाले जो अपराध होते हैं जैसे सेक्सुअल क्राइम्स हो गए, इन सब से बचाए। और आपको पता होगा एक पॉश एक्ट भी होता है जो कॉर्पोरेट में लगता है, पॉश, वर्किंग प्लेस पे अगर किसी महिला के साथ कोई मतलब बदतमीजी करता है या कोई इलीगल तरीके से कोई भी सेक्सुअल क्राइम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे कई सारे लॉज हमारे इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। उसके बाद MTP एक्ट आता है। MTP एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कब लाया गया था ये लाया गया था 1974 में, ओके। MTP का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा MTP एक्ट। MTP एक्ट इज 1974 में हमारी इंडियन पार्लियामेंट द्वारा लाया गया था। इसका मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आप किन शर्तों के साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो, मतलब अबॉर्शन, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो अबॉर्शन की बात कर रहे हैं। तो लीगलाइज्ड अबॉर्शन अप टू 20 वीक्स, इस कानून के अंदर अमेंडमेंट भी हुए कई सारे, तो लगभग 20 हफ्तों तक जो लीगलाइज्ड अबॉर्शन है उसको परमिट दिया गया हमारी सरकार के द्वारा। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी गई जिसके अंदर हम अबॉर्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि कोई भी करवा सकता है, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी, वो कंडीशंस भी आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये थी कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर जो हस्बैंड और वाइफ है वो नहीं चाहते कि हमारे अभी बच्चे हो, वो तैयार नहीं है, तो उस केस में प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा, कि अगर होने वाले बच्चे से मदर को खतरा है या बच्चे को खुद खतरा है तो उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को परफॉर्म किया जा सकता है, ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द RCH प्रोग्राम इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन बोर्ड एग्जाम्स। सबसे ज्यादा पूछा जाता है फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फिर उसके अंदर देखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही हिस्सा एक RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ओके। उसके बाद फिर MTP एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके
इस चैप्टर के, प्लीज इनको कवर कर लेना। और साथ में एक टॉपिक इसके अंदर जो नहीं दे रखा है, दैट इज स्टेरिलिटी। ओके, फर्टिलिटी या स्टेरिलिटी जिसे कहते हैं। स्टेरिलिटी मतलब जो बच्चे जो कपल्स हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कौन कौन से हम मेथड्स को अपना सकते हैं। आपने आईवीएफ के बारे में सुना होगा, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ, इसके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे गिफ्ट गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईयूआई होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और कौन से होते हैं, गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, आईयूआई हो गया, और आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और कौन से होते हैं बताओ, बोलो, तेज बोलो। एआई आर्टिफिशियल, हाँ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है यहाँ पर, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ओके, आया समझ में। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर ध्यान रख के आए, इनके फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाना, 1 1 मार्क्स में, या फिर हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ना है मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब करे थे, लगभग 1860 के आसपास, और किस पे करे थे, गार्डन पी पे, दैट इज पाइसम सटाइवम। 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है कि मेंडल ने जो पी प्लांट को सेलेक्ट करा था, दैट वो कौन सा था, पाइसम सटाइवम था। ओके, लेट द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, और वहीं से शुरुआत हुई जेनेटिक्स की। ओके, His 3 laws govern how traits are passed from parents to offspring। अब इन्होंने 3 लॉ दिए थे, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और जरूर तीनों में से एक ना एक लॉ जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि इनके 3 लॉ कौन कौन से थे। सबसे पहला लॉ जो इन्होंने दिया था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, दूसरा लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये 3 लॉज थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और इन्हीं 3 लॉज पे पूरा जेनेटिक्स बेस्ड है। ओके, तो हम एक एक करके समझते हैं इन सारे लॉज के बारे में। यहां पर दे रखा है इन्होंने भी, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ था। तो इसमें इन्होंने बोला कि जब भी हम कोई क्रॉस करेंगे कंट्रास्टिंग एलिल्स के साथ, ओके, ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। तो जो ट्रेट, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ वही F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल अगर हम ले, तो देखिए यहां पर मैं एक क्रॉस करता हूं, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है यहाँ पर दे रखा है, हालांकि मैं आपको करके बताया था। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट है। ओके, दूसरा एक प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। अब यहां पर क्या होगा, ये कौन सी जनरेशन है, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। कौन सी जनरेशन होगी, पेरेंटल जनरेशन। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, गैमेट कैपिटल टी, और यहां पर भी गैमेट बनेगा क्या, स्मॉल टी। अब ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मिल गई हमें कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। और यहां पर सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। क्यों मिले टॉल, क्योंकि जो टॉल का जीन है कैपिटल टी, दैट इज डोमिनेंट जीन, और डोमिनेंट जीन जब भी प्रेजेंट होगा तो वो रेसेसिव को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, उसको छुपा देगा, जिसकी वजह से हमें जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर रेसेसिव ट्रेट नहीं है, रेसेसिव कैरेक्टर भी है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर के होने की वजह से क्या हुआ, वो छुप गया है, डोमिनेंट ने उसको सप्रेस कर दिया है। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में वही एक्सप्रेस करेगा जो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा। अब यहां पर डोमिनेंट क्या था, कैपिटल टी, मतलब टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो यहां पर F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे मिले हमें, टॉल। आया समझ में। तो यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ होता है,
दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द टू एलील्स फॉर अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सो ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील, दिस इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अभी जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया है, इसके अंदर मैंने बोला था ना कि सबसे पहले क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये पेरेंटल जनरेशन है हमारी, पेरेंटल जनरेशन। इन्होंने क्रॉस करा तो इनके क्या बने, गैमेट्स बने। अब ध्यान से सुनो, पेरेंट के अंदर 2 कैपिटल टी जीन थे, लेकिन गैमेट्स के अंदर कितने जाएंगे, 1। उसी तरह यहां पर पेरेंट्स के अंदर 2 स्मॉल टी जीन थे, और गैमेट जब बनेगा तो 1। वही तो लिखा है कि जब भी 2 एलील सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, तो गैमेट के साथ एक ही एलील जाता है। ये जो गैमेट बना इसके साथ एक ही एलील तो गया, 2 तो नहीं गए, तो जबकि पेरेंट्स के अंदर 2 एलील्स थे। यहां पर भी पेरेंट्स के अंदर 2 एलील है, लेकिन गया गैमेट के अंदर कितना, 1। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ जो है हमारा, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या बताता है हमसे, जीन्स फॉर ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग न्यू ट्रेट कॉम्बिनेशन इन ऑफस्प्रिंग। मतलब जब 2 कैरेक्टर एक साथ ट्रांसमिट हो रहे होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उस समय क्या होगा, एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को अफेक्ट नहीं करेगा जब वो जनरेशन को क्रॉस कर रहा होगा। जस्ट सपोज हमने मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन आ रही थी उसके अंदर सारे के सारे कैसे मिले, राउंड और येलो। क्या मिले, राउंड सीड्स मिले, और कलर कैसा था उनका, येलो। ओके, ये F1 जनरेशन में देखने को मिला। F2 जनरेशन में हमें क्या रेशियो मिलता है, 9:3:3:1। ओके, जिसके अंदर रेड और येलो 9 थे, रेड और रिंकल्ड 3 थे, ग्रीन और रिंकल्ड 3 थे, रिंकल्ड और येलो 3 थे, और रिंकल्ड और ग्रीन 1 था ना, यही मिला था हमें। तो यहां पर क्या बोलता है कि भाई देखो, क्या शेप की वजह से कलर में कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। या कलर की वजह से शेप में कोई चेंज आया, नहीं आया। मतलब 2 कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसी को बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब भी 2 कैरेक्टर या 2 से ज्यादा कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे जनरेशन टू जनरेशन, अफेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो ये था हमारा तीसरा लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब डिफरेंस देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करें हम मोनोहाइब्रिड की, तो 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, यहां पर एक ही पेयर की स्टडी कर रहे हैं हम, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ओके, तो हम हाइट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। दूसरा रेशियो जो देखने को मिलता है हमें F2 जनरेशन में, वो क्या मिलता है, 3:1, 3 टॉल मिलेंगे, 1 ड्वार्फ मिलेगा। जीनोटिपिक रेशियो क्या है F2 जनरेशन का, दैट इज 1:2:1। ओके, तो यहां पर एग्जांपल में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दे रखा है, टॉल प्लांट ने ड्वार्फ प्लांट के साथ, प्योर होमोजाइगस टॉल ने प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिले, F2 जनरेशन में 3 टॉल मिले, 1 ड्वार्फ मिला। ओके, यही पढ़ा था हमने। जबकि हम बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो यहां पर हम 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, और वो दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। यहां पर F2 का जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है, दैट इज 9:3:3:1। ओके, तो यहां पर देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राउंड और येलो कितने मिले, 9। ओके, यहां देखिए राउंड और येलो कितने मिले, 9। उसके बाद रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन कहां है, ये रहा, 1 रिंकल्ड और ग्रीन मिला। उसके इनके बीच में मिक्स्ड कैरेक्टर मिले, जैसे राउंड और ग्रीन मिल गया, रिंकल्ड येलो मिल गया। ओके, अब यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉस आता है, दैट इज टेस्ट क्रॉस, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे बोला जाता है, डोमिनेंट फिनोटाइप होमोजाइगस रेसेसिव डिटरमाइन इफ डोमिनेंट पेरेंट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, टेस्ट क्रॉस किसे कहा जाता है। अगर मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूं कि टेस्ट क्रॉस क्या है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी जीन है ना, ये पेरेंट है, टॉल प्लांट है ये, और ये स्मॉल टी जीन है, पेरेंट है। मान लेते हैं ये मेल पेरेंट है और ये
फीमेल पेरेंट है, इनके गैमेट्स बने, यहाँ पर कैपिटल टी बना, यहाँ पर स्मॉल टी बना, इन दोनों ने क्रॉस करा, F1 जनरेशन आई, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से सुनना, दो चीजें होती है, एक होता है बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है, जब हमारा F1 जनरेशन अपने दोनों में से किसी भी पेरेंट से क्रॉस कर ले, चाहे वो डोमिनेंट से करे चाहे रेसेसिव से करे, तो दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। तो यहां पर हम लिख देंगे, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ने क्रॉस करा कैपिटल टी के साथ, या कैपिटल टी स्मॉल टी ने क्रॉस करा स्मॉल टी के साथ अपने रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो ये दोनों ही क्रॉस क्या कहलाएंगे, बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे इसे, बैक क्रॉस। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारी F1 जनरेशन क्रॉस कर ले अपने रेसेसिव पेरेंट से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है ना। एवरी बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस, बट एवरी टेस्ट क्रॉस इज नॉट अ बैक क्रॉस। क्यों, क्योंकि बैक क्रॉस में तो दोनों ही हो रहे हैं, जबकि टेस्ट क्रॉस में सिर्फ एक हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है आपको कि एवरी बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस, बट एवरी टेस्ट क्रॉस इज नॉट अ बैक क्रॉस। ओके, तो ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका टेस्ट क्रॉस। इसके बाद हम बात करेंगे, अब मेंडल ने हमें बताया इनहेरिटेंस के बारे में, लेकिन क्या ये मेंडल के जितने भी लॉ हैं, क्या ये वाकई में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके बियॉन्ड कुछ चीजें बताई गई, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करी गई, जहां पर F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया, उसके अलावा रेसेसिव कैरेक्टर या कोई नया कैरेक्टर दिखाई दिया। ओके, नाइदर एलील इज फुली डोमिनेंट, जैसे स्नैपड्रैगन फ्लावर में रेड और व्हाइट को क्रॉस करा तो हमें F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर्स देखने को मिले, मतलब वहां पर कैरेक्टर मिक्स हो गए। ओके, F2 रेशियो हमें 1 रेड मिला, 2 पिंक मिले, 1 व्हाइट मिला, तो ये तो पूरा अलग था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। दूसरा, कोडोमिनेंस देखने को मिलता है हमें। कोडोमिनेंस का मतलब जहां पर दो डोमिनेंट एलील हो और दोनों अलग अलग, और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा तो हमने देखा वहां पर ए ब्लड ग्रुप भी बन रहा है, बी ब्लड ग्रुप भी बन रहा है और ए भी बन रहा है, ए बी साथ में। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ए जीन जो था वो भी डोमिनेंट था, बी जीन जो था वो भी डोमिनेंट था, तो इसको बोला गया कोडोमिनेंस। जब दोनों एक साथ प्रेजेंट हुए तो ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिला। ओके, देखो है ना, या बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली, एबीओ ब्लड ग्रुप्स IA genotype shows AB blood type, both antigens present on RBC surface। जो इनके एंटीजेंस होते हैं वो कहां पर होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। तीसरा जो देखने को मिला, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम, जैसे मेल के पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, आर मोर अफेक्टेड, ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जब की एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम से कैरी होते हैं, कैरियर फीमेल होती है इसकी। ओके, पास टू सन्स, और ज्यादा चांसेस सन्स के अंदर होते हैं, मतलब जो उनके लड़के होंगे उनके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना, इसका भी मैं रीजन बता देता हूं आपको। देखो भाई, जैसे जो फीमेल है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड निकल भी गया, हीमोफिलिक हो गया, तो जो उसके साथ वाला एक्स क्रोमोसोम है ना, वो उस बीमारी को उभरने नहीं देगा, सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर देगा, सप्रेस कर देगा। इनका बेनिफिट ये है कि इनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन अगर कोई मेल है, मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम है, और अगर उनका एक ही एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड आ गया, तो क्या होगा, तो उनको हीमोफीलिया हो जाएगा। इसीलिए मेल के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं हीमोफीलिया होने के या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होने के, जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए वो बच जाती है, वो कैरियर होती है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकती है उस डिजीज को या डिसऑर्डर को, लेकिन खुद को उनको नहीं होगी। ओके, तो ये एग्जांपल्स थे हमारे। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, डिसऑर्डर्स आपको पूरे पढ़ने हैं। ओके, पूरे पढ़ के जाने हैं डिसऑर्डर्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि भाई पढ़ ही लेना, जितने भी डिसऑर्डर है, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो,
सेक्स लिंक डिसऑर्डर हो, ओके, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, सारे, ओके। क्या पढ़ना है आपको? डिसऑर्डर्स, सारे के सारे, ओके। डिसऑर्डर्स के साथ क्या? पेडिग्री। क्या पढ़ना है? पेडिग्री, पेडिग्री एनालिसिस, ओके, ध्यान रखना। तो कुछ चीजें जरूर से जरूर याद रखनी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है? 3:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो कितना है? 9:3:3:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमें रेशियो देखने को मिल रहा है, कौन सा? फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा है ये? फिनोटिपिक। दिस इज 1:2:1। और टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला? 1:1। अच्छा, डाइहाइब्रिड का जीनोटिपिक भी याद रखना, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक, और कौन सा? F2 जनरेशन का। तो मैं यहां लिख देता हूं, डाइहाइब्रिड का F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1, :4:2:1, ओके। 1:1, 2:4:2, 1:1, ओके। 1:2 का 1, 1:2 का 4, 4:2 का 1। माय नेम इज लखन, ओके। तो 1:1, 2:4:2, 1:1 आया समझ में? ये जरूर से जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। तो ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? पढ़ रखा है यार, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल, जो मेल होता है वो दोनों में से कोई सा भी क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो एक्स कर दे चाहे वो वाई कर दे। लेकिन फीमेल सिर्फ एक ही क्रोमोसोम को क्या कर सकती है? कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो कि एक्स होगा, क्योंकि उसके पास तो डिफरेंट है ही नहीं ना, होमोगैमेट्स हैं, होमोगैमेट्स हैं, ओके। तो अगर एक्स और एक्स मिले तो क्या बन गया? फीमेल। एक्स और वाई मिले तो क्या बन गया? मेल। इसी तरीके से फ्रूट फ्लाई में फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखना है, क्या नाम होता है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या नाम होता है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। आपकी बुक के अंदर दे रखा है, याद रखना है, यहां पर भी नहीं दिखा। तो यहां पर हमें एक्स एक्स और एक्स वाई सेम सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन जो ग्रास हॉपर होता है, क्या होता है? ग्रास हॉपर, वहां मेल के पास XO होता है। XO मतलब X0, एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा बस, ओके। जबकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक O बोला है, O मतलब 0 नहीं होता, ओके। और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, अ वेरी कॉमन बोर्ड एग्जाम पॉइंट, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, अनलिमिटेड बार, गिना भी नहीं जा सकता, कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी ऑफ, मतलब सेक्स ऑफ द बेबी। आया समझ में? तो फादर करता है, और आपको पता ही है क्यों करता है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बड़ा बच्चों को परेशान करता है भाई। 2-3 चैप्टर ही हैं आपकी 12th क्लास में जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। कौन कौन सा? एक है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और एक बायोटेक्नोलॉजी, बस। इसके अलावा सब इजी लगता है उनको, पता नहीं क्यों। जैसे 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल बच्चों को परेशान करता है, केमिस्ट्री में तो इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस कर लेते हैं, वहां पर बस केमिकल के नाम याद नहीं होते उनसे। उसी तरह मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पता नहीं क्यों बेकार लगता है, या समझ में नहीं आता। अच्छा चैप्टर है बहुत। और कुछ कुछ लोगों को तो अच्छे चैप्टर ही मुश्किल लगने लगते हैं, जैसे इवोल्यूशन, ओके। तो डीएनए इज द मॉलिक्यूल ऑफ understanding its structure and how it encodes, replicates and express genetic information is the most concept dense chapter in class 12th। सेंट्रल डोगमा के बारे में बात हो रही है, कैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, ओके। तो हम देखेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? किसने दिया था? अच्छा, ध्यान से सुनना यहां पर। म्यूरीज एंड विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से एक इमेज तैयार करी थी, ओके। विल्किंस एंड म्यूरीज ने उस एक्सरे डिफ्रैक्शन के डेटा को पढ़कर
एनालाइज कर वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया। याद रखना है, ओके, भूलना नहीं है। क्वेश्चन कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, पूछ लेंगे कि हु परफॉर्म दी एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक ऑन डीएनए, तो आप क्या बोलोगे? म्यूरीज एंड विल्किंस। ओके, आपकी बुक के अंदर दे रखा है ये। तो उनके एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को किसने स्टडी करा? वॉटसन एंड क्रिक ने। और साथ में एक और साइंटिस्ट आए, क्या नाम था साइंटिस्ट का? चारागाफ। क्या नाम था? चारागाफ। तो चारागाफ ने कुछ रूल्स दिए, ओके, उसके बेसिस पे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया गया। किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो यहां पर इन्होंने बताया कि भाई देखो, जो डीएनए होता है ना, वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है। और कैसे हेलिक्स बना होता है? डबल राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। कैसा होता है? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। सिंगल तो नहीं देखा ना भाई, ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। यहां मैं बना भी देता हूं, ये वाला स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। ये डबल होता है ना, एक स्ट्रैंड ये हो गई, एक स्ट्रैंड ये हो गई, ओके, तो ये डबल हेलिक्स है। यहां पर ये दोनों स्ट्रैंड जो होती है एंटी पैरेलल होती है। अगर ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ है, तो एंड कहां पर होगा? 3 प्राइम पे। और दूसरा स्ट्रैंड इसके सामने जो होगा वो इसके ऑपोजिट होगा, एंटी पैरेलल होगा। अगर ये 5 से स्टार्ट है तो ये किससे स्टार्ट होगा? 3 प्राइम से। और एंड किस पे होगा? 5 प्राइम पे। तो हो गया ना। और इसकी जो बैकबोन होती है किससे बनी होती है? शुगर फॉस्फेट से। किससे बनी होगी? शुगर फॉस्फेट से। नाइट्रोजन बेसिस ऑन इनसाइड हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन बेसिस कहां पर होंगे? यहां पर होंगे अंदर। लेडर जो बना होता है डीएनए का, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होते हैं वो? नाइट्रोजनस बेसिस। और कितने टाइप के होते हैं? टोटल 5 टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका डीएनए है या फिर आरएनए है, ओके। तो यहां पर 4 दे रखे हैं क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, इंस्टेड ऑफ थाइमिन क्या होता है? यूरासिल। पढ़ रखा है हमने पहले, ओके। आया समझ में? तो यहां देखिए, तो अब सिर्फ वॉटसन और क्रिक से नहीं हुआ, और क्या कौन आए? चारगाफ आए। चारगाफ, उन्होंने एक रूल दिया। क्या रूल दिया? कि एक डीएनए के अंदर हमेशा एडेनिन पेयर करेगा किसके साथ? थाइमीन के साथ। किसके साथ पेयरिंग करेगा? थाइमीन के साथ। और ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ। जब एडेनिन थाइमीन से पेयरिंग करेगा तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे दोनों के बीच में? 2। और ग्वानिन और साइटोसिन जब पेयर करेंगे तो कितने बॉन्ड से पेयर करेंगे? 3। याद रखना है ये, ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं ऐसे, ओके। की फैक्ट क्या है? कि जितना परसेंटेज ऑफ एडेनिन डीएनए के अंदर, मतलब जितना परसेंटेज एडेनिन का डीएनए के अंदर होगा, उतना ही परसेंटेज थाइमीन का भी डीएनए के अंदर होगा। जस्ट सपोज कि एडेनिन इज 25% इन अ डीएनए, तो अब आपको बताना है, यहां से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ऑन द स्पॉट बना के दिखाऊं तो मैंने बोला कि अगर एडेनिन का अमाउंट किसी डीएनए में 25% है, तो आप आसानी से बता दोगे कि भाई थाइमिन का अमाउंट भी 25% होगा। लेकिन आपसे पूछेगा वो कि भाई ये बताओ साइटोसिन का अमाउंट कितना होगा। आपको क्वेश्चन में दे दिया एडेनिन 25% है, 25%। अब बताओ साइटोसिन का कितना होगा। तो भाई कोई भी चीज पूरी होने का मतलब क्या होता है? ये पेन पूरा है, इसका मतलब ये 100% है, ओके। अगर मैं बोलता आधा है तो कितना परसेंट होता? 50%। अगर मैं बोलता 1/4 है तो कितना होगा? 25%। तो भाई देखो, एडेनिन अगर 25% है तो थाइमिन भी कितना होगा? 25%। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 50% आ गया। टोटल डीएनए कितना हो सकता है? 100%। 100 में से 50 माइनस कर दो, कितना बचा? 50% बचा ना। तो जितना अब ये भी पढ़ा है हमने कि जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन, इसका मतलब इसको बराबर बराबर बांटना है। तो जो गुआनिन होगा वो कितना होगा? 25%। और साइटोसिन भी कितना होगा? 25%। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कहते हैं ना लोग कि न्यूमेरिकल नहीं आ सकते बायो के अंदर, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को अब ये तो मैंने कॉमन मतलब बहुत सिंपल आपको बता दिया। अब आपको बोल रखा होता एडनिन का अमाउंट 13% है, अब बताओ साइटोसिन का अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पे फंस जाएंगे बच्चे, क्योंकि एडनिन के हिसाब से आप थाइमिन तो निकाल लोगे, लेकिन साइटोसिन कैसे निकालोगे? वो मैंने आपको अभी बताया
100% ही हो सकती है कोई चीज पूरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आया समझ में? तो ये जो लॉ था ये चारगाफ्स ने दिया था, और इन दोनों की वजह से मॉडल दिया गया वाटसन एंड क्रिक का, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। आया समझ में? इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल डोग्मा। क्या आता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, यहां पर दे रखा है, नाम दे रखा है, नहीं दिया, याद रखना है। फ्रांसिस क्रिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया। इसको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां देखिए ध्यान से, ये जो तीन प्रोसेस आपको दिखाई दे रही हैं, देखो, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कैसे करता है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है डीएनए अपनी कॉपी तैयार करे। तो डीएनए ने जब अपनी कॉपी तैयार करी तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? रेप्लिकेशन। क्या बोला गया? रेप्लिकेशन। अब डीएनए से क्या बना? अगर डीएनए को अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है सेल में, तो वो किसको बुलाएगा? वो बुलाएगा एमआरएनए को, जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, एमआरएनए। ओके, मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को बोला गया ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला गया इसको? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए जो होगा वो फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन। ऐसे ही डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है किसी भी सेल के अंदर। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ओके, देखो ये प्रोसेस जो है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये रिवर्स भी हो सकती है कुछ वायरसेस के अंदर। एमआरएनए से कई बार डीएनए भी बन जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब कोरोना आया था तो उस टाइम पर आपने सुना होगा, आपने सुना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। आरटीपीसीआर का मतलब क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहीं से आया। तो वायरस क्या करते हैं, किसी भी सेल के अंदर जाने के बाद, देखो वायरल के पास जीनोम जो होता है दैट इज आरएनए। क्या होता है वो? आरएनए। वो सेल के अंदर जाएंगे और आरएनए से क्या बनवाएंगे? डीएनए। और आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो क्या होगा? यहां पढ़ा ना हमने, आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है ये कुछ वायरसेस के अंदर ही होती है, बाकी किसी के अंदर नहीं होती है। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो था, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बोला गया है इसे? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, किसने दिया था ये? किसने दिया था बताओ? ये फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक। ओके, आया समझ में? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर। तो यहां से हमें पहली बार पता चला कि डीएनए कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब उसे अपनी कॉपी तैयार करनी होगी तो वो रेप्लिकेशन जैसी प्रोसेस को अपनाएगा। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए को जब एमआरएनए बनाना होगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन जैसी प्रोसेस को अपनाता है। और जब डीएनए को इंफॉर्मेशन भेजकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होगा तो वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को अपनाता है, जिससे कि प्रोटीन बनता है किसी भी सेल के अंदर। ओके, दिस सेंट्रल डोग्मा डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन गवर्न्स ऑल लिविंग सेल्स। मतलब सारे के सारे लिविंग सेल में होती है ये प्रोसेस। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब देखो ध्यान से सुनना, रेप्लिकेशन भी कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब एक दो साइंटिस्ट आए, मेसल्सन एंड स्टॉल, आपकी बुक के अंदर इसका डायग्राम भी दे रखा है, और वहां पर इस प्रोसेस के बारे में, रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बारे में बताया गया है। ये प्रोसेस, इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहां समझिए ध्यान से। मेसल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने बताया कि भाई डीएनए जो होता है ना, अब यहां से ना क्वेश्चन बनता है, नीट के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, सीयूईटी के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, आपके बोर्ड्स के अंदर कई बार क्वेश्चन आ रखा है, तो जरूर ध्यान से समझना है इस प्रोसेस को। मेसल्सन एंड स्टॉल ने क्या करा? एक डीएनए लिया, एक डीएनए लिया, ये दो स्ट्रैंड्स हो गई डीएनए की। अब उन्होंने क्या करा? मीडियम, जो मीडियम, जिस मीडियम के अंदर ये डीएनए रखा था उसको रेडियो आइसोटोप N15 से लेबल कर दिया। मतलब समझ लो आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, वो पानी के अंदर क्या है? N15, नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप पूरे पानी के अंदर है। ओके,
दूसरा जो डीएनए लिया गया था, ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड थे, इनको रेडियो लेबल कर दिया गया नाइट्रोजन के 14 आइसोटोप से। मतलब दोनों स्ट्रैंड पे कौन सा नाइट्रोजन का आइसोटोप है? N14। ओके, अब देखो क्या हुआ। यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया एक बैक्टीरिया का जिसका नाम होता है ई कोलाई, एस्किरिकिया कोलाई। एस्किरिकिया कोलाई जो होता है वो 20 मिनट्स में अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। मतलब 18 मिनट में वो अपने जीनोम को रेप्लिकेट करता है और लास्ट के 2 मिनट में वो सेल डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। N14 रेडियो लेबल्ड डीएनए जो था वो N15 मीडियम में डाला गया। हुआ क्या, ये दोनों स्ट्रैंड सबसे पहले अलग होंगे पहले 20 मिनट में। पहले 20 मिनट में हुआ क्या, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, दोनों पे रेडियो लेबल कौन सा है? N14। ओके, अब इनके ऊपर नए स्ट्रैंड बनते हैं। अब यहां पर एक नया स्ट्रैंड बना, यहां पर एक नया स्ट्रैंड बना। अब जो नए स्ट्रैंड बने हैं उनके ऊपर जो आइसोटोप है दैट इज N15। अच्छा, N15 क्यों बन रहा है? क्योंकि मीडियम कैसा है? N15। तो जो नया बनेगा उसके ऊपर रेडियो लेबल कौन सा होगा? N15 का। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ना इन्होंने मार्किंग करी कि भाई जिस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड N14 होंगे उनको बोला जाएगा लाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? लाइट डीएनए। जिनके ऊपर N15 रेडियो लेबल होगा उनको बोला जाएगा हैवी डीएनए। और जिनके ऊपर N14 और N15 दोनों होंगे ये कहलाएगा हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए। ओके, ये पहले 20 मिनट में हुआ, हमें 2 हाइब्रिड डीएनए देखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट में क्या होगा? अब 20 मिनट्स बाद, नेक्स्ट 20 मिनट्स बाद ये चारों स्ट्रैंड्स अलग होंगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहां पर 1 2 3 4, चारों हो गई। पहले ये दोनों हुई तो एक पे तो N14 था, दूसरे पे N15 था, फिर एक पे N14 था और एक पे N15 था। अब इनके ऊपर नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो नए जब बने तब पे तो वो कैसे बने? वो बनेंगे N15। क्यों बनेंगे N15? क्योंकि मीडियम, जिस मीडियम में नए स्ट्रैंड बन रहे हैं दैट इज N15। तो नए स्ट्रैंड जो बन रहे हैं वो N15 के हैं। तो अच्छा, 40 मिनट बाद क्या हुआ? 40 मिनट बाद हुआ ये कि भाई हमें 4 स्ट्रैंड्स, एक से बने 2, 2 से बने 4, 4 डीएनए देखने को मिले। अब इसमें आपसे पूछेगा कि 40 मिनट बाद बताओ, आपको क्वेश्चन पूरा दे दिया गया जाएगा कि भाई आपके पास एक लाइट डीएनए है जो कि ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिस मीडियम के अंदर N15 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपको बताना है कि 40 मिनट बाद, हालांकि 40 मिनट बाद नहीं पूछते, वो पूछते हैं सीधा 80 मिनट बाद। अब आप इसको ऐसे करने नहीं बैठोगे, मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा इसकी। अब यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि 40 मिनट बाद हुआ क्या, हमें कौन कौन से डीएनए देखने को मिले। पहला देखो यहां पर, ये कैसा डीएनए है? ये हाइब्रिड डीएनए है कि नहीं बताओ? हाइब्रिड डीएनए है, N14 N15 है। दूसरा डीएनए देखो, ये हैवी डीएनए है क्योंकि यहां पर दोनों N15 है। ये डीएनए कैसा है? हाइब्रिड। और ये कैसा है? हैवी, है ना? मतलब 40 मिनट बाद हमने क्या देखा कि हमें मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं हाइब्रिड और 2 मिल रहे हैं हैवी। मिल रहे हैं ना? ओके, इसके बाद अगर मैं इसको 20 मिनट्स के लिए और रेप्लिकेट करवाऊं फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब 8 डीएनए बन जाएंगे, बनेंगे। यहां से 2 निकले, यहां से 2 निकले, यहां से 2 निकले, यहां से 2 निकले, तो 4 से कितने बन जाएंगे? 8। ट्रिक क्या है कि हर जनरेशन में आपको सिर्फ 2 ही हाइब्रिड डीएनए देखने को मिलेंगे। मिलेंगे क्योंकि जो नए बन रहे हैं वो सारे के सारे N15 है। तो इसका मतलब नए N15 तो बन जाएंगे, लेकिन N14 को कोई बनाने वाला है नहीं। वो तो बस 2 ही रहेंगे जो शुरुआत से चलते हुए आ रहे हैं। बस आपको ये निकालना है कि आपसे कितने मिनट बाद पूछा है। जैसे आपसे पूछा होता कि 60 मिनट बाद क्या होगा, तो 60 मिनट बाद कितने हो जाते? ये 8 हो जाते। 8 में से 2 रहेंगे हाइब्रिड और 6 रहेंगे हैवी। ओके, आया समझ में? अगर 80 मिनट्स बाद पूछा होता तो 8 से कितने बन गए होते? 16। और 16 में कितने होंगे हाइब्रिड? 2। 14 होंगे हैवी। ओके, आया समझ में? तो ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ओके,
तो ये पूछा जाता है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली, बहुत कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। नीट में भी आया है, सीयूईटी के अंदर भी आया है। तो हमने समझा डीएनए रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को, ओके। और अमीनो ट्रांसलेशन कन्वर्ट, मतलब ट्रांसलेशन में क्या होता है, अमीनो एसिड जुड़कर एक चेन बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन की चेन कहते हैं। इसके बाद फिर जेनेटिक कोड आते हैं। व्हाट इज जेनेटिक कोड, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला, ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, 3 बेसिस से बने होते हैं। पढ़ा है हमने, कई सारे कोड्स के बारे में पढ़ा है, एयूजी पढ़ा है ना, मिथियोनिन को कोड करता है, स्टार्टिंग कोडॉन होता है। और एक अमीनो एसिड को बनाते हैं, मतलब 3 कोडॉन मिलकर, ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं कोडॉन, 3 बेसिस मिलके एक अमीनो एसिड को बनाते हैं। तो टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं? 64, 4 की पावर 3। इसमें से स्टार्ट कोडॉन के बारे में ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है? एयूजी। 2 काम करता है, एक तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, दूसरा एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है। क्या नाम होता है अमीनो एसिड का? मिथियोनिन, ओके। स्टॉप कोडॉन्स 3 होते हैं, कौन कौन से याद रखना है, यूनिवर्सल होते हैं ये, यूएए, यूएजी और यूजीए। और ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इनका काम ही होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देना। कोडॉन इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या है कि एक कोडॉन मल्टीपल अमीनो एसिड्स को बना सकता है, ओके। एक कोडॉन डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड को बना सकता है, और ये यूनिवर्सल होते हैं। मतलब अगर मेरे अंदर एयूजी मिथियोनिन बना रहा है, तो एक एलिफेंट के अंदर भी एयूजी मिथियोनिन बना रहा है, एक चींटी के अंदर भी एयूजी क्या बना रहा है? मिथियोनिन बना रहा है, ओके। मतलब यूनिवर्सल है, हर किसी में एक ही काम करते हैं। फिर लैक ऑपेरॉन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लैक ऑपेरॉन किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड ने। किसने दिया था? मतलब एक्सपेरिमेंट करा था और बताया था लैक ऑपेरॉन के बारे में, किसने बताया था? जैकब एंड मोनार्ड। ये साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखना, बच्चों की सबसे बड़ी यही गलती होती है, हर बार मैं बोलता हूँ कि साइंटिस्ट के नाम सारे याद रखो, और वो एमसीक्यू में आ जाते हैं, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो जैकब एंड मोनार्ड ने जीन रेगुलेशन के बारे में बताया इकोलाई में, और इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर टू स्विच ऑन स्ट्रक्चरल जीन्स, हमने डिटेल में पढ़ रखा है, आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में भी दे रखा है डिटेल में। लैक ऑपेरॉन के बारे में जरूर से जरूर करके जाना है इसे। इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आता है, लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स मैप्ड किए जा चुके हैं, अभी तक पहचाना जा चुका है उनको। 25,000 जीन आइडेंटिफाइड कर चुके हैं हम। हेल्प अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिजीजेस, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, बहुत बेनिफिट मिला हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। हमने कई सारे डिजीजेस के बारे में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस इंफॉर्मेशन का यूज करा, रिसर्चेस में, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। लगभग कितना 13 इयर्स तक चला ये, 13 से 14 इयर्स तक ये लंबा प्रोजेक्ट चला। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किसने शुरुआत करी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की? बताइए। सर एलेक्स जेफरी। क्या नाम था उनका? सर एलेक्स जेफरीज, ओके। आपकी हाँ, मतलब डॉक्टर भी बोलते हैं, सर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों में से ऐसा कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बोलो आप, सर भी बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए सर दे बोलते हैं हम, ओके। तो सर एलेक्स जेफरीज या डॉक्टर एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इन्वेंट करा था। इसमें इन्होंने वीएनटीआर प्रोब्स का इस्तेमाल करा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और ये इसका यूज कहाँ करा जाता है? फॉरेंसिक्स में यूज करा जाता है, पैटर्निटी में, पैटर्निटी टेस्ट में, और आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स, ठीक है। हमने डिटेल में पढ़ रखा है, आप एक बार फिर भी इसको डिटेल में पढ़ के जाओगे, साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलना, ओके। एलेक्स जेफरीज। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी वेटेज रखते हैं अपने आप में, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन इज द चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। जब हम अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स के इवॉल्व होने की स्टडी करते हैं, कैसे लाइफ फॉर्म्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। आया समझ में? From Lamarck's idea to Darwin's groundbreaking theory of natural selection, this chapter traces how life on Earth has transformed over billions of years. यहां पर हम देखेंगे कैसे लाइफ चेंज हुई है बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर, ठीक है। मतलब कई सारे लोगों ने तो ऐसा बोला
जैसे लेमार्क ने ही बोला, लेमार्क की जो थ्योरी थी उसमें बोला गया इंसान जैसे पहले था आज भी वैसा ही है और फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे थे वो जैसे थे वैसे हैं और वैसे रहेंगे। लेकिन क्या इसके एविडेंसेस हैं, वो सब डार्विन ने बताया। और भी कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इवोल्यूशन के कई सारे एविडेंसेस दिए, कई सारी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी, जिससे हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चला कि मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ओके, द ओनली कांस्टेंट इज द चेंज। ओके, तो कौन कौन सी थ्योरी दी गई इवोल्यूशन में? पहला था लैमार्किज्म। इसमें इन्होंने बोला था कि भाई इवोल्यूशन जो होता है ना वो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बेसिस पे होता है। मतलब अगर आप किसी ऑर्गन का यूज नहीं करोगे तो नेचर उसको डिस्कार्ड कर देगी, और अगर आप किसी ऑर्गन का यूज करोगे तो फिर वो इवॉल्व कर जाएगा। ऐसा नहीं था। ठीक, ऑर्गन यूज्ड फ्रीक्वेंटली बिकम स्ट्रॉन्गर। अच्छा, इन्होंने एग्जांपल क्या दिया था? जिराफ का। उन्होंने बताया कि जिराफ ना ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर जो लीव्स होती थी पेड़ों की, पत्ते होते थे वो काफी ऊपर होते थे हाइट पे। तो धीरे धीरे वो क्या करते थे, अपने गर्दन को खींचते थे और उन पत्तों को खाने की कोशिश करते थे। ओके, लेकिन और यही कैरेक्टर उनके जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होता गया और धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी होती गई। और अनयूज्ड वंस जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल जिराफ स्ट्रेच्ड नेक पास टू ऑफस्प्रिंग, नाउ लार्जली डिसप्रूवन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसे थोड़ी होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अपने पैमाने होते हैं। डार्विन डार्विन ने बताया असली जो इवोल्यूशन का मतलब है वो डार्विन, मतलब काफी हद तक डार्विन सही थे। नेचुरल सिलेक्शन की बात करी इन्होंने। इन्होंने बताया कि ऐसे इंडिविजुअल जो फेवरेबल वेरिएशंस में सरवाइव कर जाते हैं और रिप्रोड्यूस कर जाते हैं वो उन्हीं को नेचर सेलेक्ट कर लेती है। ओके, मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडप्ट कर लेता है तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी और रिप्रोडक्शन भी कर लेता है, अपने जैसी संतानों को उत्पन्न भी कर देता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? नेचर ने उसको सेलेक्ट कर दिया। दिस इज द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय डार्विन। ओके, वेरिएशन और की आइडिया क्या थे इनके? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। अब फिट होने का मतलब क्या था? रिप्रोडक्टिवली फिट, अपने जैसी संतानों को उत्पन्न कर पाएगा, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएगा, दैट इज रिप्रोडक्टिवली फिट। ओके, वेरिएशन होते हैं, कंपटीशन होता है, सिलेक्शन होते हैं, एडेप्टेशन होता है। ओके, वेरिएशंस आते हैं, ओके, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कंपटीशन बढ़ता है, सिलेक्शन नेचर सेलेक्ट करती है, और एडेप्टेशन होता है। ओके, सपोर्टेड बाय फॉसिल एविडेंस एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो हमने पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। ओके, तो उनके भी कई सारे एविडेंसेस थे जिससे ये प्रूफ हो पाया डार्विन की थ्योरी को। और हार्डी विनबर्ग आते हैं, उन्होंने भी बताया सेम डार्विन, मतलब काफी हद तक उनकी बातें भी डार्विन को सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने बताया एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जितने भी एलील होते हैं किसी पॉपुलेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। अगर, अच्छा, उन्होंने म्यूटेशन को नाम दिया जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या नाम दिया था? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस डेविएशन इंडिकेट इवोल्यूशन। अगर यहां पर डेविएशन होता है, जैसे जो इक्वेशन दी थी इसमें अगर कोई डेविएशन होगा तो वो क्या कहलाएगा? इवोल्यूशन कहलाएगा। डार्विन ने वही बोला था। देखो, लेमार्क ने बोला था। अच्छा, एक साइंटिस्ट इनके बीच में और आए थे, ह्यूगो डिवरीज नाम था उनका। ह्यूगो डिवरीज ने बोला कि भाई अचानक से जो म्यूटेशन हो जाता है ना वही इवोल्यूशन कहलाता है, जिनको साल्टेशन नाम दिया गया था। अचानक से अगर म्यूटेशन हो गया तो उसको क्या बोला गया? इवोल्यूशन। लेकिन डार्विन क्या बोल रहे थे कि भाई इवोल्यूशन जो होता है, जो चेंज आता है, जो वेरिएशन आता है वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे आता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन में काफी लंबा समय लगता है। तो वही, तो हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला कि अगर ये जो पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी एलील्स की कांस्टेंट रहती है ना, अगर इसमें कोई चेंज आता है तो वो क्या कहलाएगा? इवोल्यूशन कहलाएगा। ओके, हार्डी विनबर्ग के हिसाब से ये था इवोल्यूशन। और इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था पी स्क्वायर प्लस 2pq और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहां पर आप देख भी सकते हो, पी स्क्वायर किसके लिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। क्यू स्क्वायर किसके लिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप। और 2pq क्या है? ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के लिए है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ध्यान रखना है ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम। कौन कौन से एविडेंस थे इवोल्यूशन के लिए? पहला,
फॉसिल बेस्ड एविडेंस था। Preserved remains of ancient life shows gradual changes over millions of years. Archaeopteryx links reptiles and birds. तो फॉसिल बेस्ड एविडेंस जो मिले, जैसे हमें डायनासोर्स के बेसिस, मतलब डायनासोर के कंटेक्स्ट में कुछ इवोल्यूशन, मतलब फॉसिल्स देखने को मिले हमें, जिसकी वजह से हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चल पाया। एक रेप्टाइल था आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि लिंक था, वो ना ही बर्ड था, उड़ भी सकता था और अंडे भी देता था, तो वो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का लिंक था। दूसरा होमोलोगस ऑर्गन, जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने देखा था ना, जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन काम अलग अलग होते हैं। भाई हमारे हाथ है, क्या काम करते हैं? क्लाइंबिंग का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, लेकिन जो चीता के हाथ है, हाथ नहीं है बेसिकली, वो पैर ही हैं, हम पैर बोलते हैं, लेकिन उनकी जो बोन्स है वो हमारी तरह ही है, उनके अंदर भी टिबिया फिबुला होगा, कार्पल्स होंगे, मेटाकार्पल्स होंगे, टार्सल्स होंगे। ओके, फेलेंजेस। ओके, टार्सल्स पैरों के उसको कहते हैं, फेलेंजेस। आया समझ में? लेकिन वो मतलब बोन का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। चीता भागने के लिए यूज कर रहा है उसका, बैट जो है वो फ्लाई करने के लिए यूज कर रही है, तो इसको बोला गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब स्ट्रक्चर सबका सेम होगा लेकिन काम अलग अलग होगा, फंक्शन अलग अलग होंगे। तो इसमें फोर लिम्ब ऑफ व्हेल हो गए, बैट हो गया, ह्यूमन हो गया, चीता हो गया। ठीक है, इसका उल्टा होता है जस्ट क्या, होमोलोगस ऑर्गन्स। यहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन काम सबके सेम होते हैं। इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब ये शो करता है। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, स्ट्रक्चर एकदम अलग है लेकिन काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का। और बर्ड के विंग्स भी जो होते हैं वो, उनका स्ट्रक्चर एकदम अलग है लेकिन दोनों काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का। ओके, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखने को मिले। जो अर्ली एम्ब्रियो होते हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के, वो सिमिलर होते हैं, बाद में उनमें चेंजेस होते हैं जब वो ग्रोथ होती है उनकी। ठीक है, और ये बताता है कि इन सबके जो एंसेस्टर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। ओके, ह्यूमन इवोल्यूशन टाइमलाइन। अब ह्यूमन की बात करें तो इनकी टाइमलाइन दे रखी है यहाँ पर, आपकी बुक के अंदर भी दे रखी है, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में जाने से पहले जरूर याद कर लेना। ड्रायोपिथेकस एप लाइक एंसेस्टर थे जो कि 15 मिलियन ईयर्स पहले आए। रामापिथेकस मोर मैन लाइक थे जो 14 मिलियन ईयर्स पहले एगो आए। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो सीधा चलते थे, हालांकि ये दोनों उतना सीधा नहीं चलते थे, ये झुक के चलते थे, ये सीधा चलते थे, और इन्होंने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करा। अफ्रीका में हमें इनके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। होमो इबेलिस, इनका जो पहला जीनस है वो होमो है, ये 2 मिलियन ईयर्स पहले आए। होमो इरेक्टस, इन्होंने पहली बार फायर का यूज करा, आग जलाना स्टार्ट करा। माइग्रेटेड टू एशिया, और ये होमो इरेक्टस माइग्रेट हो गए कहां पर, एशिया में। फिर होमो सैपियंस आते हैं जिनको निएंडरथल्स भी कहा जाता है। निएंडरथल्स पुराने पुराने वाले होमो सैपियंस हैं, हम नए वाले हैं, मॉडर्न। ओके, तो निएंडरथल्स पुराने वाले होमो सैपियंस हैं जिनका ब्रेन काफी बड़ा था, लार्ज था। और ब्यूरीड डेड, ये अपने जो क्लोज्ड वंस मर जाया करते थे, जिनकी डेथ हो जाया करती थी, उनको क्या करते थे, ये दफना दिया करते थे। यहां से दफनाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद होमो सैपियंस मॉडर्न ह्यूमंस है जिन्होंने केव आर्ट का फॉर्मेशन करा, ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टार्ट करा, एग्रीकल्चर को स्टार्ट करा। ये सब हमने पढ़ रखा है और ध्यान रखना है आपको। ओके, फिर आते हैं लास्ट चैप्टर पे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। यहाँ पर भी बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, बच्चे मेमोराइज नहीं कर पाते चीजों को। देखो, समझने वाला जो चैप्टर है उसको तो पढ़ लेते हैं बच्चे, आसानी से समझ आ जाता है उनको। ठीक है, जो थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है इससे पहले वाला, लेकिन इसमें ना बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि इसमें काफी सारा डेटा जो है वो फैक्चुअल डेटा है। ओके, और उसको याद करना ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से भी केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट बेनिफिट ह्यूमैनिटी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके कंपोनेंट का यूज करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बना सके जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो सके। आया समझ में? तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन मॉडर्न साइंस, पावर्ड बाय टूल्स लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर्स एंड पीसीआर। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, चाहे आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें, वेक्टर्स की बात करें, या पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें, ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। आया समझ में क्या क्या है इसके अंदर? सबसे पहला है बेसिक टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे कौन कौन से टूल्स है जिनका यूज करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? तो सबसे पहला आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं और क्या बोला जाता है? इसे जेनेटिक सीजर्स भी कहा जाता है।
ओके, क्योंकि ये क्या करता है, ये डीएनए में कट लगाता है। अब दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, पढ़ रखा है हमने। कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दैट इज इको आर आई कट एट GAATTC। मतलब, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोला गया है यहां पर। ये ऐसे मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाते हैं, जैसे इको आर वन। इसको जहां पर भी GAATTC मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, जी से पहले कट लगा देगा और सी के बाद कट लगा देगा। ओके, आया समझ में? प्रोड्यूस स्टिकी और ब्लंट एंड्स, क्या प्रोड्यूस करता है? स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करता है और ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करता है। आया समझ में? इसके बाद आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया। देखो, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब देखो, इसको समझो ध्यान से। देखिए यहां समझिए, ये कुछ इस तरीके से होता है, सर्कुलर होता है, ये प्लाज्मिड कहलाता है। कहां होता है? बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से निकालते हैं इस प्लाज्मिड को और इसमें एक कट लगाते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगाएंगे और वहां पर अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ देंगे। वो जोड़ने के बाद क्या होगा? ये बन जाएगा RDNA। क्या बन गया ये? अब ये ओरिजिनल डीएनए नहीं रहा, ये बन चुका है RDNA, मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड। यही तो है प्लाज्मिड। ओके, सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। इसमें एक पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर होता है, क्लोनिंग साइट होती है। ये तीन, इससे पहले वाला चैप्टर जो है उसके अंदर PBR 322 बड़ा इंपॉर्टेंट है। PBR 322 ये प्लाज्मिड के बारे में अच्छे से स्ट्रक्चर को और हर स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसको, ठीक है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना जाने से पहले, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वेक्टर आ गया समझ में। इसके बाद बात करते हैं डीएनए लाइगेज। व्हाट इज डीएनए लाइगेज? डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। ग्लू, गोंद, ओके, जो जोड़ता है। ओके, जॉइंस द कट एंड्स ऑफ डीएनए, दो डीएनए के एंड्स को क्या करेगा? जोड़ देगा। ओके, सील्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द इंसर्ट एंड वेक्टर। ये क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ देता है। डीएनए के अंदर हमने पढ़ा है ना, डीएनए की स्ट्रैंड्स के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उन बॉन्ड्स को जोड़ने का काम करता है, एसेंशियल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी मैंने बताया था ना कि भाई आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? आपको जोड़ना है अपने डीएनए फ्रेगमेंट को। कहां पर? कहां जोड़ना है? प्लाज्मिड के अंदर। ओके, जैसे मैंने ये हिस्सा काट दिया, किसकी मदद से काटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। ओके, अब मेरे को यहां पर जोड़ना है अपना डीएनए, तो मैं किसकी हेल्प से जोड़ूंगा? डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ओके, फिर आता है पीसीआर। व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन कर देता है। मान लो आपके पास एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट है, अब आपको चाहिए बहुत ज्यादा, तो आप क्या करोगे? इस डीएनए को पीसीआर टेक्निक में डाल दोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डाल दोगे। ये पीसीआर टेक्निक में क्या होगा? इसे डीएनए की फ्रेगमेंट बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, कॉपी तैयार हो जाएगी, उसे हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ओके, तो तीन स्टेप्स होते हैं। डीनेचुरेशन, एक डीएनए, मतलब एक डीएनए है आपके पास, ये रहा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, अलग हो गया स्ट्रैंड। उसके बाद एनीलिंग होगी, इनके ऊपर नए स्ट्रैंड्स बनेंगे, एक्सटेंशन होगा और नए डीएनए मिल जाएंगे आपको। तो इस ये जो मशीन होती है पीसीआर की, इसको कई बार चलाना पड़ता है, तब जाकर हमें क्या मिलते हैं? डीएनए की कॉपी मिलती है। ओके, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में। और यहां पर हम किस कौन से एंजाइम का यूज करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? टैक पॉलीमरेज। ये हीट स्टेबल एंजाइम होता है, मतलब अगर ज्यादा हीट भी होगी तो काम कर पाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? डीएनए को आइसोलेट करना है। भाई पहले तो डीएनए ही निकालोगे ना, उसके बाद
इस डीएनए को कहां इंसर्ट कर देना है, वेक्टर में। वेक्टर क्या था हमारा, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड था ना। और फिर हम उसको कहां भेज देंगे, होस्ट के अंदर भेज देंगे। और होस्ट के अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो रेप्लिकेट करेगा तो प्रोटीन की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओके, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस प्रोसेस इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। द डिजायर्ड जीन, that is human insulin gene, is isolated, inserted into plasmid vector using restriction enzyme and ligase, then introduced into a host organism like E. coli to express the protein at scale। मतलब कि आज के समय में हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन है, जो हम जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड इंसुलिन बना रहे हैं, वो भी इसी की हेल्प से बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। हमने क्या करा, ह्यूमंस के अंदर जो जीन होता है इंसुलिन बनाने वाला, उस जीन को निकाला, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करा और उस प्लाज्मिड को भेज दिया होस्ट के अंदर, मींस बैक्टीरिया के अंदर। अब जब वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट कर रहा है तो हमारा जीन भी उसके साथ साथ रेप्लिकेट कर रहा है, और प्रोटीन जब बन रहा है तो इंसुलिन बन रहा है। बेसिकली हमारे जो डीएनए उसके अंदर इंसर्ट किया गया है, उसका काम तो मेन क्या था, प्रोटीन बनाना। ओके, और प्रोटीन किस फॉर्म में बनता है, इंसुलिन की फॉर्म में। तो हमें इंसुलिन वहां से मिल जाता है। तो मेडिसिन इंसुलिन प्रोडक्शन में यूज होता है ह्यूमन इंसुलिन, जिसे ह्यूम्यूलिन भी कहा जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू ई कोलाई रिप्लेस्ड एनिमल डिराइव्ड इंसुलिन। तो पहले जो हम क्या करते थे, हमें हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, बायोटेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो हम क्या करते थे, पॉर्क इंसुलिन का यूज करते थे ह्यूमंस के अंदर। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे कई सारे पेशेंट्स के अंदर एलर्जी डेवलप होने लगी। ओके, और कई सारे पेशेंट्स की डेथ भी हो गई बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो बाद में जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी आई, बायोटेक्नोलॉजी आई, तो हमने इंसुलिन बैक्टीरिया से बनाया। अब ये इंसुलिन ना फायदा ही करेगा, हमें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ही जीन से तो बना है ये। ओके, ऑल्सो यूज्ड फॉर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी इसका यूज करा जाता है। आपने एक डिजीज के बारे में सुना होगा, एडीए डिफिशियंसी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, एडीए, एडेनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी। ओके, याद रखना है, पूछा जा सकता है। वॉज फर्स्ट केस एंड प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इंटरफेरॉन्स। और इसके साथ साथ हमने वैक्सीन को बनाने में, इंटरफेरॉन्स को बनाने में इस टेक्नोलॉजी का यूज करा। एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाने में इसका यूज करा गया। जैसे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या था, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस कॉटन। ओके, इसके अंदर एक जीन होता है, दैट इज क्राइजीन। जीन का नाम याद रखना, क्राइजीन, जो किससे बनता है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से निकलता है। और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, किसके अगेंस्ट, बॉल वॉर्म के अगेंस्ट। तो कॉटन को ना बॉल वॉर्म खा जाया करता था, हमने क्या करा, उस कॉटन के प्लांट में ही क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक जीन, दैट इज क्राइजीन। कौन से बैक्टीरिया से मिला था ये जीन, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से मिला था। और ये जीन क्या करता है, इंसेक्ट के अंदर जाने के बाद ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन निकालता है। कौन से इंसेक्ट के अंदर, बॉल वॉर्म के अंदर। ओके, इसके बाद हमने गोल्डन राइस बनाए, एनरिच्ड विद बीटा कैरोटीन और विटामिन ए। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई ताकि पैदावार बढ़ सके और पेस्टिसाइड का यूज कम हो सके। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स को डेवलप कर लिया जिससे कि हमारी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंस बहुत कम हो चुकी है आज के टाइम पर। अभी भी काफी यूज होता है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अब कम हो चुकी है। ओके, अब बायोसेफ्टी और इथिकल इशू कंसर्न्स क्या क्या थे। बायोसेफ्टी की बात करें तो बायोपायरेसी एक बहुत बड़ा खतरा था हमारे लिए, आज भी है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट शेयरिंग बेनिफिट्स। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बासमती राइस ग्रो होता था, कई सारी अमेरिकन कंपनीज ने क्या करा, उसके लिए पेटेंट ले लिया। टर्मरिक पेटेंट केसेस भी देखने को मिले हैं। टर्मरिक इंडिया में ग्रो करता था, उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवाया और बेचने लगे, और ये भी बोलने लगे कि अगर तुम बेचोगे तो तुम पे केस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग ही समस्या चल रही थी हमारे देश में। रिस्क ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर फ्रॉम जीएम क्रॉप्स टू वाइल्ड रिलेटिव्स। मतलब ये थोड़ा काम रिस्की भी होता है, जीन ट्रांसफर हम नहीं कर सकते जीएम क्रॉप्स के अंदर, क्योंकि हम तो अच्छे के लिए करेंगे, लेकिन मे बी कुछ पता नहीं है ना, हम लिविंग चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल एलर्जिसिटी ऑफ नोवल प्रोटीन्स इन जीएम फूड। एलर्जी भी डेवलप होने के चांसेस है। आपने कोई फूड बनाया जेनेटिक मॉडिफिकेशन से,
अब आपको थोड़ी पता है कि ह्यूमंस के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, हो सकता है एलर्जी कर दे और इतनी खतरनाक एलर्जी कर दे कि डेथ भी हो जाए इंसान की। तो ये भी एक समस्या थी। नीड फॉर बायो सेफ्टी रेगुलेशंस एंड कंटेनमेंट प्रोटोकॉल, तो इसके लिए हमारे सरकार ने कई सारे कदम उठाए ताकि ऐसा मिसयूज ना किया जा सके इसका। इथिकल कंसर्न्स क्या थे? इट इज राइट टू अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म। क्या किसी जेनेटिक मेकअप, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को अल्टर करना सुरक्षित है? हो सकता है ना कि आप कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हो, बन कुछ और गया जो ह्यूमन रेस के लिए खतरा हो गया, तो इसीलिए इसको रोकना जरूरी था, मतलब एक इन पे बाउंड्री सेट करनी जरूरी थी। डिजाइनर बेबीज एंड जर्म लाइन एडिटिंग, वेयर डज साइंस एंड इथिक्स बिगन्स, मतलब इथिकली ये ठीक नहीं है। ओके, मैंने बताया आपको खतरे के बारे में। पेटेंटिंग ऑफ लाइफ फॉर्म शुड लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी था कि जैसे अभी आपने सुना होगा एक केस के बारे में, कुछ वुल्फ, डायर वुल्फ्स को बनाया गया है। डायर वुल्फ्स, डायर वुल्फ्स खत्म हो चुके हैं इस पूरी दुनिया से। ओके, उनको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से डायर वुल्फ्स नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशंस करके बनाया गया और उनका पेटेंट ले लिया उन्होंने। ओके, एनिमल टेस्टिंग इन बायोटेक रिसर्च, एनिमल्स की टेस्टिंग बायोटेक रिसर्च करने के लिए भी इथिकली ठीक नहीं है। ओके, तो ये कई सारे इश्यूज हैं जिनको आंसर करना जरूरी है। इथिकल क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंगली अपीयरिंग एज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स, तो इथिकल क्वेश्चंस भी बढ़ने लगे हैं, लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में इनके बेसिस पर भी। ओके, अब लास्ट में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा हमने उनके अंदर। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ा, जिसमें हमने देखा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कैसे बनेगी, WHO की डेफिनेशंस देखी जो आपको जरूर पढ़ के जानी है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मींस अ कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल एंड इमोशनल। ओके, इसके बाद हमने देखा क्या क्या कंसर्न्स थे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या दिक्कतें आई, और अवेयरनेस को फैलाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, एसटीडीज से बचने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करा गया, कैसे एनजीओज ने और गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाया। ओके, पूरे बड़े पैमाने पे हमने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में पढ़ा, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, आईयूडीज के बारे में पढ़ा और सर्जिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा। इन सब के एग्जाम्पल्स आप जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इसके बाद हमने एमटीपी के बारे में पढ़ा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 1972 में जो एक्ट लाया गया। इसके बाद हमने स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी के बारे में पढ़ा, कौन कौन से आईवीएफ के अंदर टेक्निक्स यूज होती है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जब आया, हमने मेंडल्स के बारे में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, उनके जो 3 लॉ थे, पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज के बारे में पढ़ा कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, रेसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कब करेगा। तो इससे डेविएशन भी पढ़ा हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में देखा हमने कि मेंडल के लॉ नेचर में हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस जहां पर हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा, तीसरा जो था आपका वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, टेस्ट क्रॉस था आपका मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मैंने बताया आपको डिफरेंस बताया मैंने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बीच बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा, पढ़ के जाना है आपको अच्छे से, किसने दिया था, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होती है, मैंने आपको क्लियर करा। म्यूरीज एंड विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को अपनाया था डीएनए के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, और वॉटसन एंड क्रिक ने उस डेटा को लिया और चारागाफ के रूल के साथ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए 1953 में प्रपोज किया। ओके, हमने चारागाफ के रूल पढ़े, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे वहां से जो बन सकते हैं पॉसिबल। फिर हमने सेंट्रल डोगमा की बात करी, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसमें एक प्रोसेस, एक स्टेप ऐसा होता है जो रिवर्स भी हो सकता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो सिर्फ कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है,
देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे आए इवोल्यूशन, वहां पर हमने देखा लैमार्किज्म को, डार्विनिज्म को, और दूसरे कई सारे साइंटिस्ट जो बीच में आए थे जिन्होंने एविडेंसेस दिए थे, चाहे वो फॉसिल वेस्ट एविडेंसेस हो, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस हो, इन सब एविडेंसेस को देखा। ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, और लास्ट में हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीएम क्रॉप्स को देखा, ह्यूमन मॉडिफाइड इंसुलिन को देखा, ह्यूमुलिन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद मिलते हैं, जरूर मेरे को बताना आपको इन लेक्चर से बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। ओके, तो बाय बाय।